नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द ब्रेकिंग अफेयर्स पर। मैं हूं अनुपम जखमोला और आज की इस वीडियो पर हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं वो है ट्रंप पुतिन के अलास्का समिट की मीटिंग के बारे में, जहां पर ना पीस हो पाया और ना ही कोई डील हो पाई। लेकिन क्या ये समिट सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक हेडलाइंस तक ही सीमित थी? क्या इसका रिपल इफेक्ट भारत पर और पड़ने वाला है? एक ऐसी बड़ी मीटिंग जिसमें दुनिया के दो सबसे पावरफुल लीडर्स मिले, ट्रंप और पुतिन, और पूरी दुनिया को ये उम्मीद थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन हुआ क्या, जिसके बाद कई जियोपॉलिटिक्स को समझने वाले इसे ट्रंप का ब्लंडर बता रहे हैं। तो चलिए इसके पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मोटिवेशन के साथ मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की अलास्का में ये मीटिंग हुई थी 15 अगस्त 2025 को। तो अब अलास्का है कहां पर? देखिए, अलास्का भी अमेरिका का ही एक पार्ट है। इसके इतिहास में अगर मैं लेके चलूं तो कभी ये हिस्सा यूएस का नहीं बल्कि रशिया का था, जो उस समय सोवियत यूनियन हुआ करता था। और रूस ने इस इलाके को अमेरिका को 1867 में $7.2 मिलियन की कीमत पर बेच दिया था। मेन रीजन ये था कि यहाँ पर स्नो बहुत पड़ती है। जिस तरह से रूस के बाकी इलाके रहते हैं, ये भी ऐसा ही है। इसके अलावा कई और रीजन भी थे इसको बेचने की, मगर कई सालों बाद में ये रूस की सबसे बड़ी गलती अभी तक साबित हो रही है। क्योंकि अगर आप अलास्का का और रूस का डिस्टेंस देखेंगे तो मात्र 4 से 5 किलोमीटर की ही दूरी है एक दूसरे के साथ में। आप लोग सोच कर देखिए कि अगर अभी के समय में ये अलास्का रूस के हाथ होता तो क्या अमेरिका कभी भी रशिया को अपना खास दुश्मन बना पाता? और अगर आप लोगों को अलास्का के इतिहास के ऊपर पूरी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखना, जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके सामने ला सकूं। तो करीब 3.5 सालों से जो रशिया और यूक्रेन के बीच में ये युद्ध चल रहा है, उसको रोकने के लिए ही दोनों देश जो है वो मिल रहे थे। अब अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि युद्ध अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में है तो अमेरिका से क्यों बात हो रही है? असल में रशिया के साथ यूक्रेन नहीं बल्कि अमेरिका वॉर में है। देखो, यूक्रेन सिर्फ अमेरिका की एक प्रॉक्सी कंट्री है, जिस तरह से हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। और पुतिन ने सभी के सामने ट्रंप और यूएसए को ये बता दिया है कि रशिया आज के समय में बहुत ज्यादा एडवांस कर चुका है यूक्रेन के अंदर, और अमेरिका के पास अब कुछ ज्यादा इतने ऑप्शंस बिल्कुल बचे नहीं हैं रशिया के सामने। क्योंकि ट्रंप की अगर आप लोग ये नीति देखेंगे कि इंडिया पर और प्रेशर डालो और ज्यादा टैरिफ लगाकर भारत को मजबूर कर दो रशिया से बात करने के लिए, ताकि रशिया को टेबल पर ला सको और रशिया को मजबूर होना पड़े, तो ये सब ट्रंप पर उल्टा पड़ चुका है। क्योंकि टैरिफ्स लगने के बाद आज भी भारत हर दिन 2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल रशिया से ले रहा है, और ये आंकड़ा 25% टैरिफ्स लगने के बाद और बढ़ चुका है। और यूएस के अंदर ही कई डेमोक्रेट्स जो यूएस फॉरेन अफेयर्स के जो पैनल मेंबर्स हैं, उन्होंने भी अब खुलकर ये बोलना शुरू कर दिया है कि इंडिया पर टैरिफ्स लगाने के बाद यूएस ये ना समझे कि भारत रूस से तेल लेना बंद कर देगा। और रिसेंटली अभी अगस्त मिड का ही एक डेटा सामने आया है, जिसमें टैरिफ्स लगने के बाद भी भारत ने रूस से और ज्यादा तेल जो है वो परचेज किया है, जिसमें भारत अब 20 लाख बैरल से ऊपर का क्रूड ऑयल रशिया से ले रहा है हर दिन। अब अलास्का की इस मीटिंग से पूरी दुनिया को ये उम्मीद थी कि शायद कोई डील दोनों के बीच में हो सके, या तो फिर कोई सीज फायर का ही अनाउंसमेंट यहाँ से हो जाए। मगर ऐसा होता हुआ यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दिया। करीब 3 घंटे की मीटिंग में आखिर ये सब नहीं हो पाया। ये पुतिन का पहला विजिट था किसी वेस्टर्न कंट्री में जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुई है, इसलिए पूरी दुनिया इस पर फोकस कर रही थी। जिसमें पुतिन के लिए रेड कार्पेट वेलकम हुआ, मिलिट्री जेट्स की फ्लाई पास्ट हुई, सब कुछ एक ग्रैंड शो था। लेकिन जब मीटिंग खत्म हुई तो ना ही कोई सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ और ना ही कोई पीस डील फाइनलाइज हुई। मतलब समिट एक डिप्लोमेटिक फोटो अभी बनकर रह गया। सबसे बड़ी मीटिंग, सबसे बड़ा स्टेज, लेकिन निकल कर क्या आया? बस एक हैंडशेक और खाली प्रोमिसेस। कुछ लोगों का ये मानना है कि अभी सिर्फ एक ही समिट हुई है, लेकिन अगली समिट भी अगर हो जाती है तब भी नतीजा यही आने वाला है। क्योंकि जेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि वो अपने देश का एक भी हिस्सा नहीं खोने को तैयार है। पुतिन की डिमांड ये है कि अभी तक जितना भी यूक्रेन का ईस्ट का जो पार्ट है जो वो कब्जा चुके हैं, वो अब रशिया का ही पार्ट माना जाए। रशिया ने जब एडवांस किया था यूक्रेन के अंदर 2022 में, तब इसका ईस्ट पार्ट को वो आराम से कैप्चर कर चुके थे, जो अभी तक रशिया के ही पास में ही है। और अगर आप जानते होंगे तो क्रीमिया को ऑलरेडी रशिया 2024 में ले चुका है अपने अंडर। और यूक्रेन को सबसे ज्यादा डर यही है कि जिस तरह से रशिया ने क्रीमिया को अपने अंडर ले लिया था, वैसे ही कहीं पुतिन बाकी जो एरिया वो ले चुके हैं वो अपने अंडर ना ले ले। इसीलिए जो ये युद्ध है आने वाले सालों तक हमको देखने को मिलेगी ही, जब तक कोई जमीन की डील की बात
ना हो जाए बीच में। इसलिए जेलेंस्की को ट्रंप के द्वारा बुलाया गया है व्हाइट हाउस में, क्योंकि माना यह जा रहा है कि शायद यूक्रेन के सामने ये पेशकश की जाए, और यूक्रेन अगर ये डील को मान भी लेता है तब शायद यूक्रेन का पक्ष ये होगा कि अगर हमें यूरोपियन यूनियन और नेटो की सदस्यता मिल जाती है तब जाकर वो इसमें सहमति बना पाए, ताकि इसके बाद यूक्रेन के ऊपर अगर कभी भी रशिया हमला करता है तो पूरी नेटो कंट्री खुलकर रशिया के सामने आ जाएगी। लेकिन क्या अमेरिका और यूरोप ये चाहते हैं? क्योंकि अभी तक चाहते तो शायद यूक्रेन पर हमला कभी होता ही नहीं रूस के द्वारा। अब सवाल ये आता है कि क्या यूक्रेन ये मान जाएगा, जिसमें एक तरफ से वो अपनी जमीन को तो खो देगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ से जो उसकी इतने सालों से जो इच्छा थी वो पूरी हो जाएगी? तो जवाब है शायद, क्योंकि कई यूरोपियन देशों के जो नेता है उनकी तरफ से ऐसे कई स्टेटमेंट्स अब आने शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से ही ट्रंप ने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाया है। अब दुनिया इसे पुतिन की जीत और ट्रंप की हार क्यों मान रही है? आपको याद होगा ट्रंप का बार बार यही कहना था कि जब मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो एक ही दिन में ये वॉर जो 3 सालों से चल रही है उसको मैं रुकवा दूंगा। आज 8 महीने हो चुके हैं, क्या रुकवा पाए? इस मीटिंग से पहले फिर से ये कहना था कि पुतिन अगर इस 15 अगस्त वाली मीटिंग में नहीं माने तो रशिया को बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस उठाने पड़ेंगे। क्या अभी तक रशिया के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगाए गए? फिर ये भी बोलना था कि अगर पुतिन के साथ मेरी मीटिंग सही नहीं रही तो मैं मीटिंग को बीच में ही छोड़कर चला जाऊंगा। तो क्या ऐसा हुआ? फिर ट्रंप के द्वारा यह भी बोला गया कि जब से टैरिफ्स लगे हैं इंडिया के ऊपर तब से इंडिया ने तेल लेना बंद कर दिया है रशिया से। क्या ऐसा हुआ? ट्रंप का यह भी कहना था कि अगर ये मीटिंग सफल नहीं रहती तो इंडिया पर 50% से ऊपर भी टैरिफ्स लगाए जाएंगे। क्या अभी तक ऐसा हुआ? ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ट्रंप की जो आदत है गीदड़ भभकी देने की, वो पूरी दुनिया के सामने ये पब्लिक हुई है कि ये धमकियां सिर्फ धमकियां ही रहेगी। और साथ ही में अलास्का से निकलने से पहले पुतिन ने सोवियत यूनियन के जो सोल्जर्स यहाँ पर मारे गए थे उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है, जिससे कि पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि रशिया का मतलब ही सोवियत यूनियन है। और उन देशों को भी एक तरीके से अपनी बात पहुंचा दी गई है जो देश पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे। और पुतिन जो है अपने आप को यहाँ से कामयाब करके निकल गए। अब देखना होगा कि दूसरी मीटिंग क्या मॉस्को में हो पाएगी, जहाँ पर ट्रंप के साथ जेलेंस्की भी मौजूद रहेंगे, और क्या ये युद्ध अब समाप्त हो पाएगा? ये सब कुछ अब निर्भर करता है यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि ट्रंप की नोबेल पीस प्राइज की जो भूख है वो बहुत बढ़ चुकी है अब। और अगर ये सारी डील्स फाइनलाइज हो जाती है तो पुतिन के लिए ये रास्ता बहुत ही सम्मानजनक रहने वाला है, क्योंकि इसके बाद रशिया के ऊपर जितने भी टैरिफ्स और सैंक्शंस लगे थे वो सारे हट जाएंगे। जो हिस्सा वो कब्जा चुका है वो रशिया का ही अब बन जाएगा, और जेलेंस्की की भी साख बच पाएगी। भले ही कुछ हिस्सा रशिया के पास तो चला जाएगा, लेकिन वो यूरोपियन यूनियन और नेटो का मेंबर बन जाएगा। और भारत के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो देखने को मिलेगा हमें आने वाले समय में, क्योंकि ये टैरिफ्स सिर्फ तेल लेने के लिए नहीं बल्कि भारत की मार्केट में एंट्री नहीं हो पा रही है, इससे लगाए गए हैं। और भारत ने इस मीटिंग का स्वागत भी करा है, जिसमें डिप्लोमेसी और डायलॉग को और जोर दिया गया है। तो दोस्तों, अलास्का समिट से एक बात बहुत क्लियर है, दुनिया एक नए कोल्ड वॉर फेज की तरफ जा रही है, या तो फिर तीसरे गृह युद्ध की तरफ। अमेरिका और रशिया के बीच जो दूरी है वो शायद कम भी हो जाए, और इसका सीधा इम्पैक्ट हमें इंडिया पर देखने को मिलेगा, उसकी एनर्जी पर, उसकी डिफेंस पर और उसकी डिप्लोमेसी पर। आने वाले समय में देखना होगा कि इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक चॉइसेस कैसे करता है। कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मिलता हूं अब दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।